हे गाइस, वेलकम बैक टू टीसीसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। लेखांकन के 20 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट या ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई है उनके लिए। ये 20 जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स तो हम डिस्कस करेंगे ही। यहाँ पे उन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं और आंसर्स को टिक करने की क्या ट्रिक्स होती है, कैसे शॉर्ट टाइम में हम आंसर को टिक करें, या फिर बेसिकली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको याद रखनी है जिससे हम एमसीक्यूज को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है। व्यय का मतलब सर एक्सपेंसेस यानी खर्चा नहीं है। तो भैया हम बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो सर खर्चा है। किराया भर रहे हैं, ऑफिस का खर्चा है सर। हम माल परचेज कर रहे हैं तो भैया माल परचेज फ्री में थोड़ी होगा, खर्चा करना पड़ेगा माल खरीदने के लिए, तो ये भी खर्चा है। सर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स खर्चा नहीं है सर। क्यों? इसमें भी तो हम स्वामी को पैसा दे रहे हैं, बिजनेस के मालिक को पैसा दे रहे हैं। अरे बेटा पैसा तो दे रहे हैं लेकिन टेम्पररी बेसिस पे। ये चीज क्लियर है? मतलब सर वो पैसा वापस लौटा देगा, बिल्कुल पैसा लौटा देगा। और साथ ही साथ वो हमको क्या देगा सर, जो हम पैसा उसको दे रहे हैं उस पे वो हमको क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी हम इसको बोलते हैं आहरण, आहरण पर ब्याज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो राइट ऑप्शन जो है हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति कौन सी संपत्ति है, गुडविल कौन सी संपत्ति है। तो बेटा हमारी दो तरह की संपत्तियां होती है बेसिकली, ध्यान से सुनना। एक तो हमारी होती है एसेट्स, ठीक है। सॉरी, एसेट्स हमारे दो टाइप की होती है। एक तो हमारी होती है करंट एसेट्स, ठीक है। एक हमारी होती है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। सर नॉन करंट एसेट जो होती है सर, इनके भी दो टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है टेंजिबल, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है इनटेंजिबल। सर टेंजिबल कौन सी होती है? सर टेंजिबल एसेट वो होती है जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, प्लांट, इनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इन सब एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। सर इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी सर जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। सर ऐसी कौन सी एसेट्स हो गई, भूत आत्मा हो गई क्या? नहीं, ऐसी एसेट्स भी होती है लाइक हमारे बिजनेस की जो रेपुटेशन है, जिसके कारण हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं दूसरे हमारे जैसे ही बिजनेस के कारण, ठीक है। तो इस रेपुटेशन को हम क्या बोलते हैं? गुडविल, ख्याति, ठीक है। तो बेटा ख्याति जो है वो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है। तो बेटा इंटेंजिबल एसेट्स में हमारी क्या आ गई सर? गुडविल। इसके अलावा सर और कुछ भी आता है? बिल्कुल आता है, पेटेंट आता है। पेटेंट भी सिर्फ राइट होता है, आप इसको देख नहीं सकते सर, कॉपीराइट हो गया। और सर साथ ही साथ हमारे बिजनेस रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो भी इसी में आ गया। तो बेटा गुडविल कौन सी एसेट है? वो है इंटेंजिबल एसेट्स। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि। सर आयकर इनकम इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो होता है उसके अनुसार लेखांकन अवधि। तो बेटा हमको पता है कि लेखांकन अवधि जो होता है, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो होता है 1 साल का, ठीक है। और 1 साल का भी कैसे सर? ये 1 अप्रैल से चालू होता है और सर खत्म कब होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। और सर ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं सर? फाइनेंशियल ईयर, या फिर हम इसको अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर है? तो बेटा ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अगला क्वेश्चन जो है, रूढ़िवादिता का उद्देश्य क्या है? भैया रूढ़िवादिता या कंजर्वेटिज्म का उद्देश्य जो है वो ये बोलता है कि भविष्य में अगर हमको कोई लॉस होने वाला हो तो उसको रिकॉर्ड कर लो, और अगर कोई प्रॉफिट होने वाला हो तो उसको इग्नोर कर दो। जैसे मान लो मेरे को हमारे जो देनदार है, डेटर्स है, उनसे मेरे को 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं,
पर मेरे को लगता है कि 1 लाख में से 5,000 रुपये मेरे डूब सकते हैं। ठीक है, मेरे को लग रहा है डूब सकते हैं, डूबेंगे पता नहीं, पर मेरे को लग रहा है। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि भविष्य में ये मेरा हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है, तो मैं इसको पहले रिकॉर्ड कर लूंगा कि टोटल डेटर्स 1 लाख लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, यानी मेरे को लग रहा है कि जो डाउटफुल डेप्ट है यानी जो पैसा डूब सकता है वो 5,000 रुपये का है, तो मैंने वो पहले ही कम कर दिया। तो ये हम बेसिकली कंजर्वेटिज्म का जो कंसेप्ट है इसी के कारण बनाते हैं। तो सर कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है? दैट ऑल इंक्लूड ऑल एक्सपेक्टेड लॉस। सर कोई भी एक्सपेक्टेड लॉस है, अपेक्षित कोई भी हानि है, उसको रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट को क्या कर दो, इग्नोर। ठीक है, राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, सारे लॉसेस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लेन देन का अर्थ क्या है? लेन देन मतलब सर ट्रांजेक्शन, मैंने किसी को सामान बेचा, कोई सेवा मैंने किसी को दी, बदले में मेरे को क्या मिला, पैसा। या मैंने किसी को कोई सामान दिया, उसकी कोई मूल्य है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, इसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इसमें मूल्य नहीं है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे सर? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी, सर पैसों के बदले में अगर गुड्स या सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं, बेच रहे या खरीद रहे हैं, हाँ तो बेटा इसको हम ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देनदारों पर छूट का प्रावधान किस अवधारणा के अनुसार किया गया है? सर देनदारों पर छूट मतलब क्या है? मान लो बेटा टोटल जो डेटर्स है ना, वो मेरे मान लो 1 लाख रुपए के हैं, अभी मैंने आपको जो बताया, पर वो मैंने हानि वाला केस बताया था। अगर मैंने इनको बोला भैया 1 लाख रुपए के जो आप मेरे को देने वाले हो, 1 लाख रुपए, अगर आप मेरे को टाइम पे दे देते हो तो मैं आपको है ना 2% की छूट दे दूंगा 1 लाख रुपए पे, यानी मैं आपसे 2% पैसा कम लूंगा। तो बेटा 1 लाख का 2% कितना हो जाता है? 2% ऑफ 1 लाख, जो हमारा हो जाता है सर 2,000 रुपये। यानी अगर इन्होंने मेरे को पैसा क्या दे दिया सर? टाइम पे दे दिया, तो मैं इनसे सिर्फ कितना पैसा लूंगा सर? 98,000। ठीक है, 98,000। मैंने इनको सर 2% का क्या दे दिया सर? डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट, क्योंकि इन्होंने मेरे को टाइम पे पैसा दिया है। तो ये हम कौन से कंसेप्ट के कारण करते हैं सर? ये हम करते हैं कंजर्वेटिज्म के कारण, कि अगर भैया कोई मेरे को टाइम पे पैसा दे देता है तो मेरे को थोड़ा सा उसमें क्या होगा, हानि होगी, वो मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल ठीक है। कार्यशील पूंजी का सूत्र क्या होता है सर? कार्यशील पूंजी, पहले तो पूंजी तो समझते हैं, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमको जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। लेकिन सर हमारे बिजनेस की जो दैनिक गतिविधियां होती है, जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी। तो बेटा कार्यशील पूंजी जो होती है बेसिकली, इसका सूत्र हमको तब पता चलेगा जब नॉन कॉमर्स स्टूडेंट वालों को पहले पता चलेगा कि पूंजी का सूत्र क्या होता है, पूंजी कैसे निकालते हैं। तो बेटा पूंजी हम कैसे निकालते हैं? एक सेकेंड, पूंजी हम निकालते हैं सर, टोटल हमारी जो कैपिटल है, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी एसेट माइनस लाइबिलिटीज। कार्यशील पूंजी मतलब सर डे टू डे एक्टिविटीज, शॉर्ट टर्म के लिए हमको एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, यानी एक छोटी अवधि में हमको बिजनेस चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उसको कार्यशील पूंजी बोलेंगे। तो सर हमारी छोटी अवधि की जो संपत्ति, मान लो मेरे पास में अगले 3 महीने के खर्चे के लिए 1 लाख रुपए हैं, पर बेटा अगले 3 महीने में मेरे को है ना 60,000 रुपये पेमेंट करना है, उधार चुकानी है। तो मतलब मेरे पास में सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ कितने रुपए बचे? 1 लाख रुपए थे, 60,000 रुपये मेरे को पेमेंट करने हैं, तो वो तो मैं पेमेंट कर दूंगा, तो सिर्फ 40,000 रुपये बचे। तो सर यानी मैं अगर वर्किंग कैपिटल निकालना चाहूँ, वर्किंग कैपिटल अगर सर मैं निकालना चाहूँ, तो सर ये मैं कैसे निकालूंगा? बेटा वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हमारा हो जाएगा सर एसेट्स, और कौन से एसेट्स सर? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो सर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज हमारी क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम देखें सर व्यापार एवं लाभ हानि खाता लेखांकन के किस चरण, तो बेटा 5 हमने बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि
ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जो होता है वो कौन से स्टेप ऑफ अकाउंटिंग में बनाते हैं। 5 स्टेप आपको अच्छे से पता है लेखांकन की। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, आइडेंटिफिकेशन या कलेक्शन करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं यानी संक्षिप्तीकरण करते हैं, फिर क्या करते हैं सर, समराइज करते हैं, और लास्ट में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं सर, सब्सिडरी। पहला स्टेप हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहला स्टेप डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे कि सर मेजर भी इनको लिखना भी है कि नहीं लिखना। दूसरे स्टेप में हम बनाते हैं बेटा सब्सिडरी बुक्स। तीसरे स्टेप जो होता है इसमें बेटा हम करते हैं लेजर पोस्टिंग, अकाउंट बनाते हैं, खाते बनाते हैं। चौथा स्टेप जो होता है सर, बहुत सारे अकाउंटों को कुछ 3-4 अकाउंट में हम क्या करते हैं डिवाइड, जिनको हम क्या बोलते हैं सर, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये जो चौथा स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला यानी सर समराइज वाला, ठीक है, इसमें बेसिकली हम 2 मेन अकाउंट बनाते हैं। एक तो हमारा होता है P&L अकाउंट और एक हमारा क्या होता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, एक तो हमारा कौन सा होता है सर, P&L अकाउंट, और एक हमारा क्या होता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेटा समराइजिंग स्टेप में ही आएगा बेसिकली। ठीक है, आगे हम चलते हैं। लाभ हानि तथा आय व्यय से संबंध रखने वाले खाते को कहा जाता है। बेटा 3 तरह के हमारे अकाउंट होते थे। ठीक है, 3 तरह के हमारे अकाउंट होते थे। पहला हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा रियल अकाउंट, और तीसरा हमारा क्या होता था सर, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में बेटा नेचुरल पर्सन भी आ सकता है, जैसे राम आ गया, श्याम आ गया। सर आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई कंपनी आ गई, जैसे XYZ लिमिटेड हो गई। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे डेटर अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, दूसरा जो रियल अकाउंट होता है बेटा, ये सारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं, जैसे मान लो हमारी फर्नीचर हो गई, बिल्डिंग हो गई। नॉमिनल जो होता है बेटा, इसमें हम 4 चीज़ें लिखते हैं, हमारे सारे प्रॉफिट, सारे गेन, या हमारे लॉस और एक्सपेंसेस। तो आपको क्या बोल रहा है सर, लाभ हानि या आय व्यय। लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस भैया, प्रॉफिट लॉस और आय व्यय। ठीक है, ये हम कौन से अकाउंट में लिखेंगे सर, नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। देखो ये जो है 2 पर्सनल अकाउंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बेसिकली क्या है सर, नॉमिनल का ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं कौन सा वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो मैंने बताया था भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बेटा बात करूं, मैंने 2 तरह की बात की थी। एक हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है, एक साल में हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमाया है। एक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, एक हमारा क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन। सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है, लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर फाइनेंशियल जो पोजीशन होता है वो हमारा कौन बताता है बेटा, ये बताता है हमारा बैलेंस शीट। कौन बताता है, बैलेंस शीट। ये चीज़ क्लियर है। तो सर फाइनेंशियल पोजीशन यानी व्यवसाय की स्थिति का वर्णन कौन करता है, तो ये करता है सर बैलेंस शीट। सर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि सर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, इधर हम लिखते हैं सर लाइबिलिटीज़, बैलेंस शीट में इधर हम क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज़, और इधर हम लिखते हैं एसेट्स। बेटा इसके ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं कि किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं और ये बैलेंस शीट कब की बना रहे हैं। तो जैसे मान लो मैं एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, ये इंपॉर्टेंट है, एज एट का मतलब इस तारीख को एक्स लिमिटेड की, ठीक है, ये जो तारीख है इस तारीख को एक्स लिमिटेड की टोटल देनदारियाँ यानी लाइबिलिटी इतनी है और टोटल एसेट्स इतनी है। ये होती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, इस इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चालू देनदारी का उदाहरण है। चालू देनदारी मतलब सर ऐसे देनदारी जिनको बेसिकली
पेबल विद इन 12 महीने के अंदर अंदर हमको पेमेंट करना हो, पेबल विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर अगर किसी चीज़ का हमको पेमेंट करना है तो वो क्या हो जाएगी सर, चालू देनदारी। सर ये तो 5 साल की बात आ गई, लॉन्ग टर्म का लोन आ गया 5 साल, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अकाउंट रिसीवेबल सर ये तो हमारी क्या हो गया सर, एसेट हो गई। शॉर्ट टर्म लोन आ गया सर, बैंक से 3 महीने में चुकाना है, बिल्कुल सही ऑप्शन है सर। इक्विपमेंट यूज्ड इन बिजनेस, बेटा ये हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, सही ऑप्शन कौन सा सर, सी। नेक्स्ट में मैं बात करूं, बही में प्रविष्टि पोस्ट करते समय कौन से खाते प्रभावित होते हैं, यानी सर जब हम लेजर में अकाउंट पोस्ट करते हैं तो कौन से खाते प्रभावित होते हैं। तो देखो ध्यान से, चाहे बेटा आप रिकॉर्डिंग करो, चाहे आप क्या करो, रिकॉर्डिंग, चाहे आप क्या करो, पोस्टिंग, बेटा मिनिमम 2 अकाउंट पे असर होता है। मिनिमम कितने अकाउंट पे असर होता है, मिनिमम 2 अकाउंट, ठीक है। इनका असर कितने पे होता है बेटा, मिनिमम 2 अकाउंट पे। एक अकाउंट जो होता है वो डेबिट होगा और कम से कम एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा अकाउंट पे भी असर हो सकता है, पर कम से कम 2 पे तो असर होगा। सर इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अगर डबल एंट्री सिस्टम का जो जनक है किसे कहा जाता है, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बता दिया, चाहे रिकॉर्डिंग हो चाहे पोस्टिंग हो, ठीक है, बेसिकली कम से कम 2 अकाउंट पे असर होगा। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सर यहाँ पे तो एक ही अकाउंट की बात कर रहा है, ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे भी एक ही अकाउंट की बात कर रहा है, ऑप्शन गलत हो गया। बोल रहा सिर्फ डेबिट वाले अकाउंट पे होगा, नहीं क्रेडिट पे भी होगा। यहाँ पे बोल रहा सिर्फ क्रेडिट वाले अकाउंट पे, नहीं डेबिट पे भी होगा। यहाँ पे बोल रहा कैश अकाउंट पे, अरे भैया नाम तो लिखना ही नहीं है। आपको बोल रहा है यहाँ पे सर डेबिट वाले पे भी होगा और क्रेडिट वाले पे भी होगा, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। दोनों साइड में असर होगा, एक डेबिट भी होगा एक क्रेडिट भी होगा। इसके बाद जब कोई कंपनी क्रेडिट पर, बेटा ये क्रेडिट नहीं है, ये नगद का है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिस टाइप है। जब कोई कंपनी क्रेडिट पर इन्वेंट्री खरीदती है, इन्वेंट्री का मतलब होता है बेटा माल, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, माल यानी स्टॉक। तो कौन से खाते प्रभावित होते हैं, अरे भैया मैं उधार पे सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। तो बेटा इस पे एक जो खाता है, ठीक है, देखो माल आ रहा है मेरे पास में, तो बेटा एक तो स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा, तो एक असर तो स्टॉक पे यानी माल का जो खाता है उस पर होगा। दूसरा सर मेरा जो बेसिकली उधार पे मैं सामान खरीद रहा हूँ, तो मैंने जिससे भी उधार लिया है उस पर भी असर होगा, और जिससे भी उधार लिया है या तो उसका मेरे को नाम पता होगा, नाम नहीं पता तो मैं क्या लिख दूंगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया सर, लेनदार। तो जब मैं उधार पे सामान खरीदता हूँ तो उसका असर एक तो स्टॉक पे पड़ता है, क्रेडिटर पे पड़ता है। सर एंट्री क्या हो जाती है, अगर अकाउंट्स वाले बच्चे इसकी एंट्री जानना चाहे या नॉन कॉमर्स वाले भी जानना चाहे, तो बेटा परचेस यानी इन्वेंट्री आ रही है तो परचेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। ये एंट्री जो है वो कौन से रूल के हिसाब से हुई है, ठीक है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने बताया कि सर उधार पे सामान खरीदेंगे तो एक तो स्टॉक पे असर होगा, एक क्रेडिटर पे असर होगा, ठीक है। सॉरी नगद पे, अगर यहाँ का नगद का क्वेश्चन है तो मैं नगद की भी बात बता देता हूँ आपको। अगर सर नगद पे हम सामान खरीदेंगे तो सर क्या हो रहा है, मैं सामान खरीद रहा हूँ बदले में उसको क्या दे रहा हूँ, कैश। तो सर एक तो बेसिकली हमारे स्टॉक पे यानी माल खाते पे असर होगा, और एक असर होगा सर हमारे कैश पे, क्योंकि हम उसको जेब से कैश देंगे, तो एक नगद पे भी असर होगा। तो सर ये ऑप्शन अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, नहीं सर पेबल पे तो नहीं होगा, ऑप्शन एक गलत हो गया। कैश एंड इन्वेंट्री बिल्कुल सही ऑप्शन है सर, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और कैश क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। इन्वेंट्री एंड रेवेन्यू, सर इन्वेंट्री पे तो होगा पर रेवेन्यू पे नहीं होगा। अकाउंट पेबल एंड कैश, नहीं सर इस पे भी नहीं होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बैंक समाधान विवरण का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं भैया बीआरएस, पहले बता देता हूँ बीआरएस होता क्या है। देखो भैया हम अपने अकाउंट्स में क्या करते हैं, हमारे नगद से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं या बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके लिए हम अपनी एक कैश बुक बनाते हैं जिसमें कैश का कॉलम होता है। उससे हमको ये पता चल जाता है कितना कैश हमने किसको दिया, कितना कैश किससे मिला, बिजनेस के शुरू में यानी साल के शुरू में कितना कैश हमारे पास था और अभी हमारे पास में कितना कैश पड़ा है। ऐसे ही बैंक जो होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए भी हम क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। बैंक के कॉलम में हमको पता चल जाता है कि बेसिकली कितना बैंक में पैसा है इस टाइम पे, कितना हमने किसको दिया, कितना आया। ऐसे बैंक जो होता है वो हमारे लिए पासबुक बनाता है।
अब कई बार क्या होता है, हमारी जो हमने कैश बुक बनाई है ना, बैंक का जो बैलेंस है कैश बुक में, और बैंक ने जो पासबुक बनाई है, इन दोनों में कई बार अमाउंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। होना चाहिए दोनों में सेम, लेकिन कई बार दोनों में सेम नहीं आता है। तो बीआरएस हम बनाते हैं ये जानने के लिए कि हमारी जो बैंक की पासबुक है और हमारी जो कैश बुक है, इन दोनों में अमाउंट सेम क्यों नहीं आ रहा। इसका समाधान करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यानी बैंक समाधान विवरण। तो आपको बोला इसका उद्देश्य क्या है, अरे सर उद्देश्य तो आपने बता दिया, अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो उद्देश्य क्या, टू रिकॉर्ड द डेली ट्रांजेक्शन। अरे नहीं सर, डेली ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स। क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स। टू कंपेयर द बैंक बैलेंस, हाँ सर, बैंक बैलेंस इन द बुक्स विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। यानी सर कैश बुक और पासबुक के बीच में बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, पासबुक। ठीक है, इन दोनों में बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एक्सटर्नल, नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसमें हम बेसिकली, आपको पता है ट्रेडिंग पेंडल वगैरह बनाते हैं, बीआरएस नहीं बनाते हैं। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, अरे सर डेप्रिसिएशन के लिए तो हमको बताया गया है कि डेप्रिसिएशन के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी मूल्यह्रास खाता बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन में अंतिम लेखा तैयार करने का उद्देश्य क्या है। भैया अंतिम लेखा, फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं। एक हमको क्या बताता है सर, फाइनेंशियल पोजीशन। देखो आज भी हम ये दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं बेटा, दूसरा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है सर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बेटा अब आपको मेरे को कमेंट में ये बताना है, फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो हमको किससे पता चलती है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमको किससे पता चलती है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बनाने के हमारे दो उद्देश्य होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करना। तो बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कितना प्रॉफिट कितना लॉस कमाया। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे व्यवसाय की स्थिति का वर्णन। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक है। देखो रिकंसाइल, बैंक का जो बैलेंस होता है इसको रिकंसाइल करने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए आपको पता ही, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड डेली ट्रांजेक्शन, डेली ट्रांजेक्शन में हम सब्सिडरी बुक्स लिखते हैं, सॉरी बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है सर, वो बुक्स होती है जिनमें सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, इसलिए हम इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। इनका बेटा एक और नाम होता है, ठीक है, जैसे चिंटू का स्कूल में नाम क्या है, नमन, वैसे ही बेटा सब्सिडरी बुक्स का स्कूल में नाम क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है आपको, अंतिम खातों में बैलेंस शीट के देयता अनुभाग में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु दिखाई देगी। कहने का मतलब है सर इनमें से जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन से साइड हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। अरे सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी होती है, अरे बिल्कुल होती है। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बेटा यहाँ पे इस साइड में हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, इस साइड में हम लिखते हैं एसेट्स। ठीक है, आपको बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में इस बड़े से इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमेशा बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज होती है वो लेफ्ट साइड में ही क्यों लिखते हैं। हम लाइबिलिटीज को इधर क्यों नहीं लिख देते हैं राइट साइड में, और एसेट को लाइबिलिटीज की जगह क्यों नहीं लिख देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो बेसिकली लाइबिलिटी साइड जो होती है बेटा, यहाँ पे एक तो हम लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज, एक हम लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक हम लिखते हैं बेसिकली कैपिटल, या कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे प्रॉफिट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। एसेट साइड में बेटा हम लिखते हैं एक तो करंट एसेट्स, एक हम लिखते हैं बेटा नॉन करंट एसेट्स, और फिर लास्ट में हम क्या कर देते हैं, इनका जो अमाउंट होता है उसका क्या कर देते हैं सर, टोटल कर देते हैं। ठीक है, अब आपको पूरा सर लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भैया ये हमारी करंट एसेट होती है, तो लाइबिलिटी साइड में तो जा ही नहीं सकती। करंट एसेट है तो एसेट साइड में जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल डेटर, ये भी हमारा सर करंट एसेट होता है, तो ये भी लाइबिलिटी साइड में नहीं जा सकता, ये भी करंट एसेट होता है तो करंट एसेट साइड में जाएगा।
सर रिटेन अर्निंग का सर दूसरा नाम भी अभी हम देखेंगे। इन्वेंट्री या स्टॉक जो होता है ये भी हमारा क्या होता है सर, करंट एसेट होता है, यानी ये भी एसेट साइड में जाएगा। तो सर ले देके अब तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ये तो हमको पता चल गया कि ऑप्शन सी आएगा। पर सर ये रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, तो बेटा ध्यान से समझो, प्रॉफिट। बेटा ये जो प्रॉफिट होता है इसके तीन हिस्से हो सकते हैं। मान लो मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, उसमें सबसे पहले तो मैं टैक्स भर दूंगा, उसके बाद में कुछ पैसा होता है जिसको मैं अपने बिजनेस में रख लूंगा ताकि मेरे को आगे काम आए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। और तीसरा जो हिस्सा होता है उसका मैं क्या दे दूंगा, तीसरे हिस्से का मैं क्या दे दूंगा सर, डिविडेंड। ठीक है। तो सर ये जो रिटेन अर्निंग होता है ना, ठीक है, ये देखो प्रॉफिट कमाया किसने है, प्रॉफिट कमाया बिजनेस के मालिक यानी बिजनेस के ओनर ने। तो सर ये प्रॉफिट बिजनेस के ओनर का है, ये टैक्स भी बिजनेस के ओनर ने भरा है। सर ये जो रिटेन अर्निंग है इस पे भी बिजनेस के ओनर का ही क्या है, हक है। और सर डिविडेंड भी हम किसको देते हैं, बिजनेस के जो मालिक है यानी अंश धारक है, शेयर होल्डर है, उन्हीं को देते हैं। तो सर जो रिटेन अर्निंग है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है जनरल रिजर्व। क्या नाम होता है सर, जनरल रिजर्व। ठीक है, ये भी प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो सर ये बिजनेस के ओनर का हक है इसके ऊपर, इसलिए हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, इसलिए ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा है शाम को 500 रुपए की बिक्री जो बही खातों में दर्ज नहीं है। देखो हमको यहाँ तो ये तो बताया कि शाम को, सॉरी, शाम को हमने 500 रुपीज़ की क्या की है, सेल्स की है, 500 रुपये का माल बेचा है। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं बताया सर नगद में बेचा है कि उधार में बेचा है, शाम से हमको पैसे मिल गए कि नहीं मिले। तो बेटा जब तक नॉर्मली बिजनेस में हमको ये नहीं बोलता है कि हमने कैश में बेचा है, नगद में बेचा है, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि उधार में बेचा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे कैश कुछ भी नहीं दे रखा है कि कैश में बेचा है, तो हम मानेंगे उधार में बेचा है। तो मैंने आपको बताया कि बेटा जब भी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, क्या करते हैं सर, क्रेडिट सेल्स। तो सर एक तो हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, तो सर जो श्याम भैया है उनको हम बेच रहे हैं तो उनसे हम पैसे लेंगे। तो श्याम भैया से पैसे लेंगे तो एक तो श्याम पे असर होगा, दूसरा सर हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है सर, माल जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल्स, तो एक सेल्स पे असर होगा। तो सर दो अकाउंट पे असर होगा, एक तो शाम पे और एक सेल्स पे। सर एंट्री क्या होगी, सर एंट्री भी बता दो ना। तो बेटा इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सॉरी हाँ, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी। सर यहाँ पे सिर्फ शाम बोला है एक ही अकाउंट पे, मैंने आपको बताया किसी भी ट्रांजेक्शन का असर कम से कम दो अकाउंट पे पड़ता है। तो ये तो देखो आंख बंद करके जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसको भी मैं बोल दूँ कि कोई भी परचेज सेल कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंटेंसी में कम से कम दो अकाउंट पे असर होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सिर्फ एक ही अकाउंट, ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही अकाउंट, ऑप्शन गलत, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही अकाउंट का ऑप्शन, ऑप्शन गलत है। यानी सर ये दो अकाउंट पे असर हो गया है। ये सेल्स पे भी पड़ेगा और शाम पे भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वो मैंने आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, लेखांकन समीकरण में अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो बेटा लेखांकन समीकरण कहता है कि हमारी जो टोटल संपत्तियां होती है, टोटल देनदारी और टोटल इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है सर कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है, कैपिटल मतलब पूंजी। तो हमारी जो टोटल एसेट होती है वो कैपिटल और लायबिलिटी के क्या होती है सर, बराबर होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उधार पर माल खरीदने का लेन देन लेखांकन समीकरण को कैसे प्रभावित करता है। सर उधार पे माल खरीद रहे हैं, उधार पे माल खरीदते हैं यानी क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सर क्रेडिट परचेज। हर ट्रांजेक्शन का असर सर आप बोले थे दो अकाउंट पे पड़ेगा, तो इसका भी दो पे पड़ेगा बिल्कुल। सर एक तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज, तो एक तो सर परचेज अकाउंट में पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में क्या आ रहा है, माल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। दूसरा सर हम जिससे उधार पे खरीद रहे हैं उसको भी हम पैसे देंगे, तो सर उसका नाम तो हमको बता ही नहीं रखा। तो बेटा अगर नाम बता रखा है तो नाम लिख दो, नाम नहीं बता रखा है जिससे हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो हम उसको क्या लिख देंगे, क्रेडिटर। सर क्रेडिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो ये लो भैया लेनदार। ठीक है, हम इसको मांगीलाल भी बोल देते हैं। अगर आप याद करना चाहो तो ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, मांगीलाल क्यों, क्योंकि ये हमसे पैसे मांगते हैं। ठीक है, लेनदार मतलब हमसे पैसे लेंगे, समझ गए। ठीक है, तो सर इसका असर अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे होगा ये तो बताया नहीं आपने, आपने तो एंट्री समझा दी। तो भैया देखो हमारे पास में सबसे पहले इन्वेंट्री आ रही है, क्या आ रही है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब सर एसेट है, इन्वेंट्री का मतलब क्या है सर, ये एसेट है।
तो सर इन्वेंट्री बढ़ेगी। दूसरा सर हमको उधार पे जो क्रेडिटर है उसको भी पैसा देना पड़ेगा, तो उसका भी हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। पहले वो हमसे 10,000 रुपये मांग रहा था, अब मैंने 5,000 का और सामान खरीद लिया, तो बेटा वो कितने मांगेगा, 15,000। यानी सर पहले 10 मांग रहा था, 15,000 मांगेगा, यानी 5,000 का बैलेंस बढ़ गया ना क्रेडिटर का। तो सर जो क्रेडिटर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ के लिए तो सर ऑप्शन ए हमको बोल रहा है एसेट भी इंक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सर क्या क्रेडिटर जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, बिल्कुल ये लाइबिलिटी होता है। सर कौन सी लाइबिलिटी होता है, करंट। क्रेडिटर कौन सी लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी। आगे हम चलते हैं, गैर चालू संपत्तियां कितने प्रकार की होती है। तो भैया ध्यान से, एसेट्स का मैं आपको यहाँ पे पूरा सिस्टम समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। अगर आपको पहले से आंसर पता है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसको क्या कर दो, आप आंसर दे दो, जिससे पहले मैं इसको सॉल्व करूँ। तो बेटा पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा नॉन करंट, सॉरी करंट एसेट्स। करंट एसेट में क्या क्या आ जाता है सर, जैसे आ गया कैश का बैलेंस आ गया सर, बैंक आ गया सर, डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, बीआर आ गया, यानी बिल्स रिसीवेबल। दूसरा होता है सर हमारा नॉन करंट एसेट्स, यानी गैर चालू संपत्तियां। ये जो करंट एसेट होती है वो होती है चालू संपत्तियां। चालू मतलब ये चालू नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि इनको हम बेसिकली 12 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड से पहले पहले कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है सर, इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो होती है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स जिनको देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मान लो सर हमारी हो गई बिल्डिंग, ये मैं पहले बता चुका हूँ। फर्नीचर, प्लांट, प्लांट मतलब फैक्ट्री सर, मशीन, ठीक है, लैंड, ये सब हमारी क्या होगी, टेंजिबल। दूसरा हमारा जो होता है वो होते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट सर हमारी कौन कौन सी होती है सर, जो दिखाई नहीं देती, जो जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस होती है। सर ऐसी कौन सी एसेट्स होती है, या गुडविल, हमारे बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, हमारे बिजनेस की जो ख्याति होती है, बेटा वो हम छू सकते हैं क्या, कि वो देखो उस कोने में पड़ी, चलो बिजनेस की ख्याति को छू लिए। या कोई आया बिजनेस की खाली ख्याति को बैग में डाल के ले गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बेसिकली जो गुडविल है वो क्या है, इंटेंजिबल है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। सर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर, सर सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं क्या, हाँ सर सॉफ्टवेयर दिखाई तो देता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बेटा वो तो आपको उसका जो भी थंबनेल है या लोगो है वो दिखाई देता है, आपको सॉफ्टवेयर बेसिकली विजिबल नहीं होता है। उसको छू सकते हैं क्या, हम नहीं छू सकते हैं। सर एंटमैन तो छू सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर है पेटेंट, ठीक है, कॉपीराइट, ठीक है। तो बेसिकली ये सब आपकी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो सर हमारे जो क्वेश्चन था गैर चालू संपत्तियां कितने टाइप की होती है, तो मैंने आपको बताया गैर चालू संपत्तियां दो टाइप की होती है, एक तो टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। यानी सर ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। इसी के साथ में बेसिकली हमारे सारे क्वेश्चन क्या होते हैं आज के खत्म। आई होप कि आपके ये जो 20 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से निकले होंगे। आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए। आज का ये फर्स्ट वीडियो था, इसलिए हमने इसको बहुत बेसिक रखा है। इसके बाद में आपको और भी इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और मोर इन्फॉर्मेशन या जूनियर अकाउंटेंट और एएमआरएस के कोर्स के लिए या एबीएसटी जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है उसके लिए आप हमारे जो ऐप है तेजस कॉमर्स क्लासेस का वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है हमारा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।